सबसे पहले आयुष जी, साइबर ठगी के कई तरीके हैं। आपकी नजर में अभी जो चल रहा है, सबसे ज्यादा जो ठगी के मामले सामने आ रहे हैं, वो कौन से तरीके जो है साइबर ठग अपना रहे हैं? जी, अभी सबसे ज्यादा जो केसेस हम लोग के पास पर्सनली आते हैं, वो उनमें से एक मेन केस है। फेसबुक और इंस्टाग्राम पे लोगों को कॉल किया जाता है, वीडियो कॉल करके अश्लील वीडियो को रिकॉर्ड किया जाता है और उनसे पैसे की मांग की मांग की जाती है। उसके बाद एक दूसरा फ्रॉड आता है जो कि ओटीपी और इससे रिलेटेड है, कि लोगों को ओटीपी ले लेते हैं, लोगों के मोबाइल में एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करने बोलते हैं, जिससे हैकर्स के पास रिमोट एक्सेस चला जाता है। रिमोट एक्सेस को अगर हम नॉर्मल टर्म में अगर समझा जाए, कि एक आम भाषा में जिसे बोला जाए, तो जैसी स्क्रीन आपको दिखती है आपके हाथ में जब मोबाइल होता है, वैसी ही स्क्रीन ऐप में डालने के बाद हैकर्स को भी दिखनी शुरू हो जाती है, यानी कि साइबर क्रिमिनल्स को। तो जैसे ही कोई भी आप वहां से लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि बैंकिंग ट्रांजेक्शन के लिए, तो ओटीपी आता है, तो यहाँ पे वो आपसे ओटीपी नहीं मांगते हैं। वो बोलते हैं कि आप अपने मैसेज सेक्शन में जाइए, आपके पास ओटीपी आया होगा। तो सामने वाले यूजर्स को लगता है कि हाँ ठीक है, ओटीपी तो आया, बोलते हैं हम आपसे ओटीपी नहीं पूछेंगे, लेकिन और सिमिलरली उनको तो वहां पे स्क्रीन दिखते रहती है, तो वो ओटीपी डाल डाल के पैसे को काटते जाते हैं उसके अकाउंट से। और यूजर को ये लगता है कि नहीं ठीक है, कि ये गलती से हो गया, बोलते हैं हम दोबारा आपके पास भेजे हैं, फिर उनके अकाउंट से दोबारा पैसे काटे जाते हैं। तो इस तरह से ये तरीका उनका चलता जाता है। और वो जो भी एक पर्टिकुलर विक्टिम होता है, जिस व्यक्ति के साथ फ्रॉड करते हैं, उसको ये बोलते हैं हमेशा कि हम आपको 24 घंटे में, 72 घंटे में पैसा वापस आ जाएगा, आपको कुछ इसके साथ में एडवांटेज भी मिलेंगे। लाइक वो बोल देते हैं कि कंपनी की तरफ से आपको ये ऑफर मिलेगा, ये कूपन मिलेंगे शॉपिंग के। तो इस तरह की अलग अलग वारदात करते हैं, ताकि 72 घंटे का उनको टाइम मिल जाए। और इस 72 घंटे में यूजर अगर कंप्लेन नहीं करता है, क्योंकि ये क्रूशियल टाइम होता है साइबर क्राइम को रिपोर्ट करने के लिए, अगर इस बीच में अगर रिपोर्टिंग हो जाती है, तो जो पैसे जो होते हैं वो वापस आने के चांसेस 99.99% होते हैं। क्योंकि अगर एक बार हैकर उस अमाउंट को अपने अकाउंट से निकाल लेता है, तो उसको रिकवर करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। मैं ये नहीं कहूंगा कि रिकवर नहीं किया जा सकता, उसके बाद भी रिकवर किया जा सकता है, पर थोड़ा मुश्किल होता है। तो कभी भी अगर ऐसा कोई फाइनेंशियल फ्रॉड होता है, तो हम लोग हमेशा बोलते हैं कि जैसे ही आपके अकाउंट से पैसे कटे हैं, आप तुरंत जाइए पुलिस स्टेशन में कंप्लेन कीजिए। साथ ही साथ में उस कंप्लेन की कॉपी एक अपने बैंक को भी दीजिए, और सारे के सारे जो भी आपके ऑनलाइन ट्रांजेक्शन होते हैं उनको ब्लॉक कराइए। सिमिलरली, जैसे कि मैंने एक और शुरुआत में बात की थी, कि फेसबुक और इंस्टाग्राम के वीडियो कॉल के थ्रू जो ठगी हो रही है आज की डेट में, ये सबसे ज्यादा बढ़ गई है। मतलब अगर बोला जाए तो 10 में से 7 और 8 केसेस जो होते हैं इसी के आते हैं। लाइक बहुत सारे मेरे पास दोस्तों के भी कॉल आते हैं, बहुत सारे अननोन नंबर से भी कॉल आते हैं कि सर हमारे साथ में ऐसा ऐसा हुआ है, कि लाइक मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, अचानक से मेरे पास रात में एक दिन वीडियो कॉल आया, मैंने रिकॉर्ड किया, तो सामने से कोई बंदी थी या कोई बंदा था जो अलग अलग तरह की अश्लील हरकतें कर रहा था, और उसने वीडियो को रिकॉर्ड कर लिया। और उस रिकॉर्डिंग को अब वो बोलता है कि हम इसको यूट्यूब पे अपलोड कर देंगे। और साथ ही साथ में वो लोग आपको एक स्क्रीनशॉट भेजते हैं, जिस स्क्रीनशॉट में लिखा होता है कि 70% अपलोड हो गया है, 80% अपलोड हो गया है, हम इसको अभी रोक दिए ताकि आपकी बदनामी ना हो, पर उसके बदले में आप 5,000 दीजिए, 10,000 दीजिए, 15,000, 20,000। मतलब लोगों की कैपेबिलिटीज को देख देख के उनसे इस तरह की ठगी की जाती है और उनसे पैसे की मांग की जाती है। तो इसमें अगर बचने के तरीकों की बात किया जाए, तो बचने के सबसे सिंपल तरीका जो हम लोग बोलते हैं, कभी भी अननोन नंबर से या किसी भी अननोन आईडी से अगर आपके पास वीडियो कॉल आता है या व्हाट्सएप कॉल आता है या किसी भी तरह के ऐसे कॉल्स आते हैं किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जहाँ पे वीडियो कैमरे का यूज हो रहा हो, तब आप क्या करें, अगर आपको लग रहा है कि ये इंपॉर्टेंट कॉल हो सकता है, तो आप पहले फ्रंट कैम को कवर कर दें हाथ से या पेपर से या किसी भी एक चीज से, उसके बाद उस कॉल को रिसीव करें। अदरवाइज आप दूसरा काम ये कर सकते हैं कि किसी भी तरह के अननोन नंबर से या अननोन कॉन्टैक्ट आईडी से अगर कॉल आते हैं तो उनको रिसीव ना करें। और अगर आप इसके शिकार हो चुके हैं, तो सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है लोगों के कि यार मेरे साथ तो अब क्राइम हो चुका है, अब वीडियो रिकॉर्ड हो गया है, अब वो लोग बोलते हैं कि हम आपके घर वालों को अपनी फेसबुक आईडी में ऐड कर लेंगे, या हम आपके इंस्टाग्राम अकाउंट में लोगों को जो है उनको ऐड कर लेंगे, उनको मैसेज में ये सारी चीजें भेजेंगे। तो इससे क्या होता है, लोगों को एक बोलना चाहिए मेंटल प्रेशर बन जाता है उनके ऊपर कि अब हम क्या करें क्या करें। तो वो कुछ उनको समझ में नहीं आता और वो उसके अकाउंट में पैसे डाल देते हैं कुछ लोग। कुछ लोगों को लगता है तो वो हेल्प ले लेते हैं साइबर एक्सपर्ट की या बाकी पुलिस की या किसी भी की, बट लोगों को पुलिस के पास इसलिए नहीं जाना चाहते हैं क्योंकि उनको लगता है हमारी बदनामी होगी, घर वालों को पता लगेगा, क्या होगा। तो सबसे अच्छा उपाय है, अगर इस तरह का आपके साथ में कभी कोई क्राइम होता है एज ए यूजर, तो आपको सबसे पहले जो चीज करना होता है, उनको 1 रुपए भी नहीं देना है। वो आपको बोलेंगे कि हम यहाँ अपलोड कर देंगे, वहां अपलोड कर देंगे, तो वो कभी भी कहीं पे भी अपलोड नहीं करते हैं। वो जस्ट एक मेंटल प्रेशर बनाते हैं आपके ऊपर। इनकी तो बोलना चाहिए पूरी की पूरी गैंग होती है जो इस पर्टिकुलर चीज के लिए काम करती है। अगर आपने एक बार उनको मना कर दिया कि नहीं हम 1 रुपए भी नहीं देंगे, तो वो 2 बार कॉल करेंगे, फिर 3 बार आपको कॉल करेंगे, आप उनके 2-3 नंबर्स को ब्लॉक किए, फिर उसके बाद वो आपको छोड़ देते हैं और किसी अलग जो नया बंदा होता है उसको शिकार बनाना शुरू कर देते हैं। तो अगर लेकिन गलती से आपने एक बार भी पैसे दे दिए, तो पहली बार में आपसे मान के चलिए अगर 5,000 रुपए मांग लिया, अगली बार बोलेंगे 15 दो 20 दो, ये सिलसिला सालों साल चलता रहता है।
मेरे पास बहुत सारे ऐसे भी केस आए थे जिसमें लोगों ने बताया कि उनसे लगातार 6 महीने से पैसे की मांग की जा रही थी। वो 6 महीने तक डालते हैं, फिर उनको हर 1 महीने 15 दिन के बाद फिर कॉल आता है, नहीं आप इतने और डालो। तो ये एक सिलसिला इन लोगों की तरफ से चलता जाता है। तो आप इस चीज का ध्यान रखें, कभी भी ऐसा होता है तो हमेशा एक्सपर्ट्स की मदद लें। अगर आपको कभी भी हेल्प लगती है, मेरी हेल्प लगती है, तो आप सोशल मीडिया या कहीं से भी मुझे कनेक्ट कर सकते हैं, वहां से आप मुझसे हेल्प ले सकते हैं। या आप किसी भी नजदीकी जो पुलिस स्टेशन होता है वहां पे जाके कंप्लेन कर सकते हैं इस चीज के कि मेरे साथ इसी तरह की एक्टिविटीज हुई हैं। क्योंकि सामने वाला अगर आपको किसी भी तरह से परेशान कर रहा है मेंटली, सोशली या इकोनॉमिकली, तो आपको उस चीज का रिपोर्ट करना चाहिए और आपको कानूनन अधिकार है कि आप उस चीज के विरुद्ध जो भी कार्रवाई होती है कानूनी, उसको करें। यहाँ पे आप अगर ये सोचेंगे बदनामी होगी, ये होगा वो होगा, तो इन चीजों का सोचने का कोई मतलब नहीं। और 90% जगहों पे मैंने देखा है कि जो कॉल्स आते हैं वो सेलेक्टेड 2-3 स्टेट्स की लोकेशन से कॉल आते हैं जहाँ से रेगुलर साइबर क्राइम के केसेस हमको मिलते हैं, जैसे कि जामताड़ा हो गया, या कुछ राजस्थान में कुछ कुछ जगह हैं, कुछ कुछ कोलकाता के पास है, कुछ दिल्ली के पास कुछ कुछ प्लेसेस है। तो इन जगहों से ही यूजुअली लोगों को कॉल किया जाता है और उनके साथ में कंटिन्यू ठगी की जाती है। और ऐसे जो केसेस होते हैं अगर तादाद में देखा जाए तो मेरे ख्याल से अगर 100 में से अगर बोला जाए तो 60 से 70 केसेस ऐसे होते हैं जो लोग मेरी इज्जत खराब होगी, मार्केट में नाम रेपुटेशन डाउन होगी बोल के रिपोर्ट नहीं करते। और इसी चीज का जो भी साइबर क्रिमिनल्स होते हैं बहुत ज्यादा फायदा उठाते हैं और फ्रिक्वेंटली ये चीजें करते जाते हैं। और एक और जो इम्पोर्टेंट चीज थी इसके बारे में मैंने देखा था कि अगर आपके साथ में कभी भी ऐसा होता है कि आपको स्क्रीनशॉट भेजा जा रहा है कि इतना परसेंट अपलोड हो गया है, इतना परसेंट अब बाकी है, यूट्यूब पे चला जाएगा, और तो आप इस टाइप की चीजों में ना कभी भी ध्यान मत दें, उन चीजों को इग्नोर करें, उस नंबर को ब्लॉक कर दें। एक नॉर्मल से एनसीआर जिसको हम लोग बोलते हैं, आप एनसीआर जाके कर सकते हैं किसी भी पुलिस स्टेशन में, एक एफआईआर आप कर सकते हैं जो भी वहाँ पे सूटेबल लगे आपको। यदि आपको लगता है कि आप उस समय बाहर हैं, फॉर एग्जांपल आप ट्रैवल कर रहे हैं, कई बार लोगों को बस मेरे पास कॉल आया कि सर हम ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं, हम बस में ट्रैवल कर रहे हैं, हमारे साथ ऐसा हो गया है, अब हम क्या करें। तो जनरली पुलिस स्टेशन ये बोल देते हैं कि हमको तो अपने पास के पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है, आप जहाँ पे भी हैं, जिस लोकेशन पे हैं, आप वहीं के पास में जो सबसे पास का पुलिस स्टेशन आपको पड़ रहा है आप वहां जाइए, वहां कंप्लेन कीजिए। और अगर वो थाना आपको बोलता है कि नहीं आपको अपने एरिया के जो थाने हैं वहां पे कंप्लेन करना है, तो आप उनको बोलिए कि सर आप इसको 0 कर दीजिए, 0 एफआईआर के थ्रू आप मेरे जो पर्टिकुलर थाने हैं वहां पे आप ट्रांसफर कर दीजिए। तो इस तरह से आपके जो क्राइम है आप उसको रिपोर्ट भी कर पाएंगे और आपको जो भी लीगल सहायता होती है वो भी मिलेगी। ठीक। एक और इसी तरह का अभी एक नया ट्रेंडिंग में एक और आया है फ्रॉड, जिसमें क्या होता है एक ई सिम कार्ड फ्रॉड बोलते हैं जिसे हम लोग। इसमें क्या होता है, अभी तक हम जितने भी सिम कार्ड यूज कर रहे थे हमने देखा है कि सिम कार्ड क्या होता है, एक छोटा सा फिजिकल डिवाइस होता है जिसको हम मोबाइल में इंसर्ट करते हैं और उसके थ्रू हमारे जो भी सर्विसेज होते हैं, कॉलिंग एंड डेटा सर्विसेज जो भी वो चलती हैं। सिमिलरली आज की डेट में इंडिया में भी एक नई चीज आई है जिसे हम लोग बोलते हैं ई सिम कार्ड, जिसमें आपको क्या होता है कुछ बार कोड होते हैं या कुछ डिजिटल नंबर्स होते हैं, उन नंबर्स को आपको अपने मोबाइल में फीड करना होता है कुछ एप्लीकेशन की मदद से, और उसके बाद आप बिना सिम कार्ड के ही अपने मोबाइल में जितने भी सिम के थ्रू सर्विसेज होती हैं उनको यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए कुछ स्पेशल डिवाइसेस भी आते हैं, लाइक अभी नई नई कंपनी जो होती है नए नए मोबाइल्स को लॉन्च कर रही है उसके साथ में वो ई सिम कार्ड की फैसिलिटीज दे रही है। तो जब हैकर्स को इस चीज का पता लगा कि नई टेक्नोलॉजी आई है, क्योंकि जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी की हम बात करते हैं तो उसके बारे में अवेयरनेस कम होती है, लोग नई चीजों को अडॉप्ट कर लेते हैं, बट वो उसके साथ में जो उसके डिसएडवांटेजेस होते हैं या उसकी पॉजिटिव साइड्स होती हैं उसके सिक्योरिटी के बारे में उतना ज्यादा नहीं पढ़ते हैं। तो क्रिमिनल्स ने इस चीज का फायदा उठाना शुरू किया और साथ ही साथ में लोगों ने क्या किया, इसी के लिए एक लोगों को कॉल करना शुरू किया कि सर आपका सिम कार्ड बंद हो जाएगा, हम फलाने फलाने एक्सवाइजेड टेलीकॉम कंपनी से बोल रहे हैं, आपको कोई भी हमको ओटीपी देने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं है, आपको बस हमारा ये कंपनी का नंबर है एक, वो लाइक जैसे टोल फ्री नंबर और इस टाइप के नंबर होते हैं, तो जनरली इन लोग आईवीआर और इसके नंबर ले लेते हैं कुछ कुछ ऑनलाइन, और उस नंबर पे बोलते हैं कि आपको शेयर करना है कंपनी के पास, आपको एक ये मैसेज करना है, इस कोड को मैसेज करना है और एक ईमेल आईडी लिख के देते हैं कि आपको इस कंपनी के, फॉर एग्जांपल एयरटेल, डोकोमो या किसी भी इस टाइप की कंपनी के नाम से वो बना लेते हैं, और उस ईमेल आईडी को बोलते हैं कि आपको ये लिख के शेयर करना है, और जैसे ही यूजर उसको 1-to-1 या किसी भी कंपनी के नंबर पे शेयर करता है तो वो आपकी एज अ ऑफिशियल ईमेल आईडी जो होती है उस ईमेल एड्रेस के साथ में अटैच हो जाती है आपके जो मोबाइल नंबर होता है, और उसके थ्रू आप उनकी कॉल डिटेल्स और बाकी जो भी इन्फॉर्मेशन होता है उसको एक्सेस कर सकते हैं। इसके बाद ये क्रिमिनल्स उस जो ईमेल आईडी है उस ईमेल आईडी से कंपनी को मेल करते हैं कि मुझे डिजिटल सिम कार्ड की जरूरत है या मुझे ई सिम कार्ड की जरूरत है, और मेरी जो एक्चुअल जो सिम कार्ड है उसको बंद कर दिया जाए, फिजिकल सिम कार्ड। तो इसके थ्रू क्या होता है, कंपनी का जो भी प्रोसेसिंग टाइम होता है उसके बाद कंपनी उनको एक डिजिटल सिम कार्ड दे देती है, लाइक जो मैंने बात की थी कि एक डिजिटल नंबर या बार कोड, ये उसको अपने मोबाइल में ऐड करते हैं, उसके थ्रू यूपीआई आईडी बनाना शुरू करते हैं। यूपीआई आईडी होगा या बैंकिंग के जो भी होते हैं उनको ओटीपी को मंगा के पासवर्ड को रिसेट करके नेट बैंकिंग से लेके सारी फैसिलिटीज को, और जो भी अमाउंट होता है उस पर्टिकुलर अकाउंट उसको पूरी तरह से खाली कर देते हैं। तो ये एक नया तरीके का क्राइम था जो कि आज की डेट में मार्केट में सबसे ज्यादा चल रहा है। आयुष जी,
जैसे आपने बताया कि ई सिम कार्ड और फेसबुक या फिर अन्य कोई भी सोशल मीडिया में जो भी अननोन कॉल नहीं आता, उसको नहीं अटेंड करना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि ऐसे सब कॉल आते हैं, लोग अटेंड कर लेते हैं और फिर उसके बाद ब्लैकमेलिंग का जो खेल है वो शुरू होता है। तो सोशल मीडिया में उसको रोकने के लिए जैसे वो वीडियो जो है फ्रेंड्स में भेजते हैं, फैमिली को भेजते हैं, तो उसको रोकने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है? जी हाँ, बेसिकली अगर आपके साथ ऐसा कोई भी फ्रॉड होता है तो आज की डेट में जो न्यू आईटी लॉ जो आए हैं उसके साथ में यूजर्स को एक ऑप्शन दिया जाता है अपील का। बहुत कम लोगों को इसके बारे में पता होता है। यदि आपके साथ कुछ भी इस तरह का क्राइम होता है या कुछ भी होता है तो फेसबुक ने, व्हाट्सएप ने, ट्विटर ने, हर एक ने अपना अपीलिंग का एक बोलना चाहिए पोर्टल बना के रखा है। आपको जस्ट गूगल पे सर्च करना है। फॉर एग्जाम्पल आपको व्हाट्सएप से पे वीडियो कॉल आए, आपको उसके बारे में रिपोर्ट करना है तो आपको व्हाट्सएप अपील करके सर्च करना है। सिमिलरली फेसबुक के लिए तो फेसबुक अपील, या इंस्टाग्राम है तो इंस्टाग्राम का अपील। वहां पे आपको एक फॉर्म मिलता है, वहां पे आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन शेयर करना होता है कि किस किस टाइप की आईडी और किस टाइप का क्राइम आपके साथ हुआ है। आप उन कैटेगरी को सबमिट करते हैं, आप एक अपना आईडी प्रूफ साथ में अटैच करते हैं और सबमिट करते हैं। तो जो भी रिस्पेक्टिव सोशल मीडिया की अथॉरिटीज होती हैं वो उस चीज को रिव्यू करती हैं। अगर उनको लगता है कि हाँ ये चीजें जेन्युइन है, आपके साथ में इस टाइप की चीजें की हैं, लाइक आप कॉन्टैक्ट में बोल दिया कि मैसेज में ये टाइम और उसकी स्क्रीनशॉट आपने अटैच किए, अगर वो इस चीज को पाते हैं कि ये सही है तो उस अकाउंट को तुरंत डिलीट कर देते हैं और डीएक्टिवेट कर देते हैं। और साथ ही साथ में आप इसके साथ में पुलिस को भी एक कॉपी कंप्लेन की दे दीजिए, तो पुलिस को उसके आईपी एड्रेस और बाकी की जो लोकेशन और उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी ताकि वो उनको ट्रेस करके पकड़ सकते हैं। ठीक। ये ओटीपी के जरिए ठगी बड़ी आसान सी हो गई है ठगों के लिए। ज्यादातर जो ठगी है वो इसी माध्यम से होती है। ये कैसे संभव हो पाता है? जी, ओटीपी में एक्चुअली आजकल, पहले ऐसा होता था कि यूजर को कॉल करके बोला जाता था कि ट्रेडिशनली अगर बोला जाए तो आज से 2 साल पहले या 1 साल पहले में कि साइबर क्रिमिनल्स आपको कॉल करते थे एंड बोलते थे कि मैं इस कंपनी से बोल रहा हूँ, आपके पास अभी एक ओटीपी आएगा, आप मुझे बता दीजिए। जिसके पास नॉलेज की कमी होती थी या जो लोग टेक्निकली इतने ज्यादा साउंड नहीं होते थे, या जो लोग बोला जाए कि ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, जिनको बैंकिंग के बारे में नहीं पता था कि ओटीपी नहीं देना है या इस टाइप की अवेयरनेस नहीं है, वो लोग क्या करते थे, हाँ एक ओटीपी आया है बोल के जो भी ओटीपी होता था सामने वाले को बता देते थे। क्योंकि वो ये बोलता था मैं आपका बैंक मैनेजर बोल रहा हूँ, आपका अकाउंट सीज हो जाएगा, आपका सारा पैसा चला जाएगा, गवर्नमेंट ले लेगी। तो इस तरह से लोगों को डराया जाता है पहले। जब लोग डर जाते हैं, लोग मान जाते हैं, क्योंकि लोग भोले भाले होते हैं, उनको बैंकिंग सर्विसेज तो बाकी के बारे में नॉलेज नहीं होता है, तो इन चीजों के बारे में जब उनको पता नहीं होता है, हैकर्स उनसे ले लेते थे। बट अब क्या होता है, अब हैकर्स क्या बोलते हैं, आपके जो बोलना चाहिए सिम कार्ड और इसको ब्लॉक हो जाएगा, इसके लिए आपको एक एप्लीकेशन डालना पड़ेगा। अब इन एप्लीकेशन में क्या बोलते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था रिमोट एक्सेस, तो एनीडेस्क हो गया या टीम व्यूवर हो गया, तो इस तरह के कोई एक एप्लीकेशन सामने वाले यूजर को बोलते हैं कि हमने आपको एक मैसेज में लिंक भेजी है, आप उस लिंक को क्लिक कीजिए, आपके पास एक एप्लीकेशन का आएगा, इस एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड करना है और इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, हम आपसे कोई ओटीपी नहीं मांगेंगे। वो आपको पूरा भरोसा दिलाते हैं कि वो एक कंपनी से बात कर रहे हैं, आपसे कोई ओटीपी नहीं चाहिए। आप जैसे ही उसमें कनेक्ट करते हैं वो आपको बताते हैं कि आपका नेटवर्क चला जाएगा, इसके लिए आपको सेटिंग्स करना है, हम यहाँ से टेक्निकल गाइडेंस आपको देंगे, हम आपको बताते जाएंगे आपको कहाँ क्लिक करना है, कहाँ क्लिक नहीं करना है। तो इस तरह से उनके पास आपके जो मोबाइल का कंप्लीट एक्सेस हो जाता है, वो वहां से बैठे बैठे आपके मोबाइल का सारा डेटा एक्सेस कर सकते हैं, चाहे तो कुछ डेटा उसमें प्लान कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज मिल जाती हैं। और क्योंकि लोग भोले भाले होते हैं, उनकी बातों में आ जाते हैं, क्योंकि वो काफी प्रोफेशनली बात करते हैं, कि कई बार लोगों से इंग्लिश में बात करते हैं ताकि उनको लगे कि हाँ वो प्रोफेशनल है, या बैंकिंग का जो कम्युनिकेशन होता है उस तरह से बात करते हैं बैंकिंग प्रोफेशनल की तरह। तो उनको लगता है कि हाँ ये बैंक से ही है और ये मेरे अकाउंट की जो चीजें हैं उनको फिक्स करने के लिए बोल रहे हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है, वो इन्फॉर्मेशन आपके साथ ऐसे शेयर करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपका नाम, आपका अकाउंट नंबर और इस तरह की एड्रेसेस होते हैं। जैसे लास्ट कुछ सोशल मीडिया और इनके डेटा लीक हुए थे लास्ट ईयर, मेरे ख्याल से नवंबर दिसंबर के आसपास में था, और कुछ ई कॉमर्स कंपनी के डेटा लीक हुए थे। तो इन डेटा को इजीली डीप वेब एंड डार्क वेब पे अवेलेबल होता है हैकर्स के लिए, क्योंकि 10 पैसे 20 पैसे में मिलते हैं, और हैकर्स इस चीज को खरीद लेते हैं और लोगों को सर्च करते हैं, क्योंकि वहां पे उनके मोबाइल नंबर, ईमेल अकाउंट से लेके सारी इन्फॉर्मेशन होती है, डेट ऑफ बर्थ से। तो सामने वाले को जब आप इतनी इन्फॉर्मेशन बताते हैं तो उनको लगता है कि हाँ ये पर्टिकुलर जो पर्सन है ये बैंक से ही बिलोंग करता है या इस पर्टिकुलर कंपनी से बिलोंग करता है। तो और आप उनको डिटेल्स शेयर करना शुरू कर देते हैं। आप जैसे शेयर करते हैं, भरोसे में आते हैं, ऐप इंस्टॉल करते हैं, तो वो पूरी तरह से आपके मोबाइल का कंट्रोल ले लेते हैं। फिर वो वहां से अपना खेल एक्चुअल में स्टार्ट करते हैं, यूपीआई रिक्वेस्ट करते हैं, उसके लिए आपके पास एक ओटीपी आएगा, वो बोलते हैं हम आपसे ओटीपी नहीं मांग रहे हैं, आपके अकाउंट में पैसे आएंगे कंपनी की तरफ से। अब आप देखिए आपके पास एक ओटीपी आया होगा, आया है कि नहीं, आप एक चेक कीजिए। तो यूजर को क्या लगता है, हाँ आया है कि नहीं, तो वो बोलता है आप हमको ओटीपी मत बताइए, आप बस चेक कीजिए कि आया है कि नहीं। तो यूजर जैसे ही मैसेज को ओपन करता है तो उनको वहाँ ओटीपी दिख जाता है, और वो उस ओटीपी को डाल के वहां से ट्रांजेक्शन कर लेते हैं। फिर उनको बोला जाता है कि आपके अकाउंट से जब यूजर को पता लगता है कि ये तो मैसेज कट गया, मैसेज में आया कि पैसे कट गए, तो बोलते हैं नहीं वो गलती से कट गए थे, अब आपके पास दोबारा ओटीपी आ रहा है,
जब आप इस ओटीपी को आएगा, आपको इसको हमको बताना है या आप मत बताइए, कंपनी को आपके इस नंबर पे आपको मैसेज करना है, लाइक 121 या किसी भी एक नंबर पे वो बोल देते हैं आप मैसेज कर दीजिए। और जैसे ही वो मैसेज करते हैं उनको फिर से वो ओटीपी दिख जाता है, वो फिर से अकाउंट में पैसे काट लेते हैं, बोलते हैं, फिर वो बोल देंगे आपको कि कंपनी की उसमें कोई टेक्निकल एरर या सर्वर के एरर की वजह से ऐसा हो रहा है, आप 72 घंटे रुक जाइए, आपके अकाउंट में वापस से ट्रांसफर हो जाएगा, नहीं होगा तो आप हमारे नंबर पे फिर से कॉल कीजिएगा, इसी नंबर पे हम आपको तुरंत करवा देंगे। तो इस तरह से लोगों को झांसे में लिया जाता है। ये अक्सर कई बार ये होता है कि कोई भी व्यक्ति किसी कस्टमर केयर का नंबर सर्च करता है, जनरली नेट के माध्यम से उसको सर्च किया जाता है, लेकिन अब उसमें भी जो है ठगी होने लगी है, नंबर जो है वो ठगों के होते हैं। जी हाँ, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। लाइक अगर इसी कुछ केसेस की बात किया जाए तो छत्तीसगढ़ में और एमपी में लास्ट ईयर में इसके केसेस बहुत ज्यादा आए थे। लोग सर्च करते थे, फॉर एग्जांपल लोग सर्च करते थे एसी रिपेयर करने के लिए, वॉशिंग मशीन रिपेयर करने के लिए, फॉर एग्जांपल किसी भी एक लीगल एड सर्विस के लिए, जैसे बैंकिंग ट्रांजेक्शन के साथ कोई फ्रॉड हो गया तो सर्च करते थे। तो क्रिमिनल्स ने क्या किया है, कुछ कुछ फेक वेबसाइट्स बना के रखी होती हैं। इन फेक वेबसाइट पे ये लोग अपने टोल फ्री नंबर जैसे ही दिखने वाले नंबर्स को प्लांट कर देते हैं, जो कि हैकर्स के होते हैं। और जब भी कोई ऐसा पर्सन होता है जिसको नहीं पता कि बैंकिंग का नंबर है या नहीं है, क्योंकि जनरली इंडिया में एक टेंडेंसी हमको बताई जाती है कि 1800 से स्टार्ट हो रहा है, मतलब ये टोल फ्री नंबर है और यही सही नंबर है। और हैकर्स ने इस चीज का फायदा उठाना शुरू किया कि 1800 यहाँ दिख रहा है, मतलब इनको पता है ये टोल फ्री, मतलब ये बैंक का ही होगा। और ट्रू कॉलर और बाकी इस टाइप के जो एप्लीकेशन होते हैं, हैकर्स वहाँ पे बैंक के नाम से इनको सेव कर देते हैं आईडी बना के। तो जब भी कोई सर्च करता है तो उनको बैंक की आईडी और वो इन्फॉर्मेशन दिखती है, तो यूजर इजीली झांसे में आ जाता है। फिर वो उनसे अकाउंट नंबर और जो भी उनके एटीएम कार्ड के नंबर होते हैं, ये सारी चीजों को कलेक्ट कर लेते हैं। तो हम लोग इसमें हमेशा यही सलाह देते हैं कि कभी भी आपको अगर ऐसे फॉर एग्जांपल बैंकिंग सर्विसेज से रिलेटेड कोई नंबर या ऐसी चीज की जरूरत है, तो आप सबसे पहले एक काम कीजिए, बैंकिंग की जो भी आपके जिस भी बैंक के आपके उसमें अकाउंट है उसकी ऑफिशियल जो वेबसाइट है उसमें जाइए। आप अपने पासबुक पे देखिए, वहां पे आपको फेसबुक बोलता हूँ, ये एसबीआई का बैंक है तो एसबीआई की जो ऑफिशियल ईमेल आईडी है वो वहाँ पे दिख जाएगी आपको। आपके मैनेजर की या कोई ना कोई कॉन्टैक्ट आईडी मिल जाएगी, आप वहाँ पे जा सकते हैं। आपको वहाँ पे डोमेन निकलेगा कि लाइक www.sbi.co.in या इस टाइप का जो भी डोमेन होगा वो वहाँ पे आपको विजिबल होगा। आप उसी वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे जो कॉन्टैक्ट नंबर शो हो रहे हैं आप उनपे ही कॉल कीजिए, क्योंकि आज की डेट में बोलना चाहिए इन्फो वॉर है या टेक्नोलॉजी का जमाना है, तो हर एक की कंपनी के पास अपनी वेबसाइट है, तो आप उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए और वहां से कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन लीजिए, ना कि गूगल सर्च में जो आपको पहले कॉन्टैक्ट नंबर शो हो रहा है आप उसको कीजिए। क्योंकि गूगल सर्च क्या करता है, ऑप्टिमाइज करता है सर्च को कि किसने क्या नाम लिखा है। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख दिया कि फ्री 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 करके मैंने XYZ कुछ प्रोडक्ट का नाम लिख दिया, तो गूगल क्या करेगा, जहां पे ये ज्यादा बार यूज हो रहा है वो क्या करेगा, उसको सबसे पहले दिखा देगा। तो इसी तरह से जहाँ पे जो हैकर होते हैं, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन जिसको हम लोग बोलते हैं या एसईओ बोलते हैं, सोशल इंजीनियर का जो ऑप्टिमाइजेशन होता है सोशल मीडिया या बोल सकते हैं आप साइट का या वेबसाइट के लिए ऑप्टिमाइजेशन, इस टेक्निक का यूज करते हैं ताकि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में फिश कर सकें और उनको बेवकूफ बना के ठगी कर सकें। अच्छा, ज्यादातर इनका जो ठगी करने का जो तरीका होता है वो रेंडमली नंबर निकालते हैं या फिर कहीं कोई ऑफिशियली किसी चीज को हैक करके नंबर निकालते हैं? एक्चुअली इसमें दोनों चीजें होती हैं। कई बार देखा गया है ऐसा, बहुत सारे केसेस में मैंने देखा है कि जो क्या करते हैं, कई बार हर कंपनी की वेबसाइट में कुछ ना कुछ बग्स होते हैं। बग्स मतलब कि बोला जाए तो कमियां, तो उन कमियों को ये लोग आइडेंटिफाई करते हैं और उससे डेटा कई बार निकाल लेते हैं। कई बार डीप वेब एंड डार्क वेब पे क्या होता है, डेटा ऑलरेडी अवेलेबल होता है, कुछ हैकर हैक करते हैं, डेटा निकालते हैं और उसको वो बेच देते हैं वहां पे। डीप वेब और डार्क वेब की बात की जाए तो आप बोल सकते हैं कि ऐसा काला बाजार है हैकर का जहाँ पे सब कुछ बिकता है। आपका डेटा अगर किसी वेबसाइट से हैक किया तो हैकर वहाँ पे लिस्ट कर देंगे कि हाँ आपको ये डेटा चाहिए, आप इतने रुपए दो हमको और हमसे इतने यूजर का डेटा ले लो या इतने लोगों के पैन कार्ड की इन्फॉर्मेशन ले लो। लाइक थोड़े समय पहले एक ऑनलाइन ट्रांजेक्शन यूपीआई जो कंपनी थी उसका डेटाबेस लीक हुआ था, तो उसमें लोगों के पैन कार्ड, आधार कार्ड और सारी इन्फॉर्मेशन जो थी वो लीक हो गई थी और इजीली मार्केट में अवेलेबल थी एंड टेलीग्राम जैसे प्लेटफॉर्म पे वो सर्कुलेट हो रही थी। तो यहाँ पे एक जो बोलना चाहिए, हैकर को बहुत इजीली डेटा अवेलेबल हो जाता है और कुछ बोलना चाहिए तो पॉलिसीज में भी अपने को वो करना चाहिए, इम्प्लीमेंटेशन करना चाहिए कि जो भी अपना डेटा जा रहा है वो इंक्रिप्ट होके जा रहा हो, क्योंकि जितनी भी बड़ी साइट है वो डेटा इंक्रिप्ट करके रखती हैं। अगर आप किसी XYZ नॉर्मल वेबसाइट से अगर डेटा ले रहे हैं या कुछ शॉपिंग कर रहे हैं तो कोई गारंटी नहीं है इस बात की कि वो आपके डेटा को प्रोटेक्ट करके रख रही है, क्योंकि जितनी भी बड़ी कंपनीज होती है लाइक ब्रांडेड कंपनीज जिनको भी ले लाइक अमेजोन, फ्लिपकार्ट है, तो ये क्या करते हैं आपके डेटा को इंक्रिप्ट करके रखते हैं ताकि हैकर्स इसको इजीली एक्सेस ना कर सकें। बट अगर आप कोई लोकल वेंडर की वेबसाइट पे जा रहे हैं, आप वहां से शॉपिंग कर रहे हैं, तो वहां से डेटा इजीली हैकर्स को अवेलेबल हो जाता है। और कई बार ये लोग क्या करते हैं कि आपका डेटा निकालने के लिए किसी भी कंपनी को हैक करने की जगह ये लोग जनरली जो डिलीवरी कंपनीज होती हैं
इनके डेटाबेस और इनकी कंपनीज को हैक करते हैं, क्योंकि यही लोग हैं जो आपका डेटा आपके घर तक पहुंचाते हैं या आपका जो भी पार्सल है, और वहां से इनको इजीली बहुत सारा डेटा मिल जाता है, जिसके थ्रू ये लोग कॉल करते हैं और आपको बताते हैं कि आपके पास ये पार्सल आया था। लाइक मेरे ख्याल से 2 या 3 साल पहले का आपको याद होगा, नापतोल के नाम से सबसे ज्यादा फ्रॉड होते थे कि नापतोल की तरफ से आपको कूपन मिल रहा है। लोग घर तक आते थे, आपको बताते थे कि ये स्कीम है सर, आपको 5,000 की ट्रिप मिल रही है, 50,000 की ट्रिप मिल रही है, आपको कुछ नहीं करना, बस आपको स्क्रैच करना है। फिर आपको बोलते थे कि आपको 5,000 रुपए डिपॉजिट करना है, अब आपको ये मिलेगा। और सिमिलरली बोलते थे आपको वो कार मिल रही है, ठीक है, कभी बोलते सफारी मिल रही है, कभी फॉर्च्यूनर मिल रही है। तो इस तरह की चीजें जो थी, एक क्रिमिनल जो करते थे, लोगों को अब ऐसे ऑफर देते हैं कि सामने वाला इजीली अट्रैक्ट हो जाए और उन चीजों की तरफ जाए। तो इन चीजों से बचने का एक ही तरीका है, जो हम लोग हमेशा बोलते हैं, आप अपना जो शॉपिंग का अकाउंट होता है, जिस अकाउंट से शॉपिंग कर रहे हैं, आजकल बहुत सारी कंपनी जो ऑनलाइन आपको अकाउंट प्रोवाइड कराती है, आप ऐसे अकाउंट में एक लिमिटेड रखें। फॉर एग्जाम्पल आपको लग रहा है कि मेरे को 10,000 की शॉपिंग करनी है, तो आप उस अकाउंट में 10,000 रुपए डालें, उससे शॉपिंग करें, और उसी अकाउंट की जो डिटेल्स होती है उसको बाकी आपके शॉपिंग में यूज करना, कि आपके मेन अकाउंट, जैसे आपका सैलरी अकाउंट हो गया या आपका सेविंग्स अकाउंट हो गया है, या जहाँ पे आपके एफडी अकाउंट है, इन चीजों को आप उनसे दूर रखें जहाँ पे भी शॉपिंग होती है। और एक अच्छी फैसिलिटी होती है, जब भी अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग या इन सारी चीजों से बचना चाहते हैं, तो बैंक आपको ऑफर करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं वर्चुअल डेबिट कार्ड या वर्चुअल क्रेडिट कार्ड। आपने सुना होगा, हाल ही के दिनों में बहुत सारी कंपनी यूट्यूब और बाकी जगहों पर एडवर्टाइजमेंट कर रही है कि वर्चुअल क्रेडिट कार्ड, वर्चुअल डेबिट कार्ड। तो ये क्या होता है, आपके जैसे हार्ड अपने पास डेबिट कार्ड होते हैं या अपन स्वाइप करने के लिए जो कार्ड यूज करते हैं, वीजा कार्ड है, रुपया कार्ड है, ये वैसे ही होते हैं, बट ये डिजिटल फॉर्मेट में अवेलेबल होते हैं। आप इनके नंबर डाल के इनसे पेमेंट कर सकते हैं, आपके पास ओटीपी भी आएगा, सारे जो बैंकिंग के फंक्शन होते हैं, बट ये फिजिकल कॉपी ना होकर डिजिटल कॉपी होती है, तो आप इनका यूज कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मुझे नया अकाउंट की जरूरत नहीं है, आप जैसे फॉर एग्जांपल 90% लोगों के अकाउंट जनरली एसबीआई ये तक के गवर्नमेंट बैंक में होते हैं, तो आप बैंक को एक लेटर दे सकते हैं कि हाँ, मुझे वर्चुअल कार्ड की जो रिक्वायरमेंट है। और 90% बैंक में मैंने ये देखा है कि ये फ्रीली अवेलेबल होती है सर्विस, आप यूज करते हैं और वो डिस्पोजेबल भी होते हैं। आपने एक बार यूज कर लिया, वो कार्ड खत्म होता है, जब आपको यूज करना है दोबारा, आपने फिर से रिक्वेस्ट किया, नया कार्ड जनरेट किया, उसमें एक सेट ऑफ अमाउंट आपने डाला है ना, आप इजीली सेफली यहाँ पे ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। आयुष जी, ज्यादातर अभी देखा जा रहा है कि ऑफर्स का लालच देकर जो है ठगी की वारदात को अंजाम दिया जा रहा है। कोई किसी चीज में ऑफर मिला है, जैसे अभी आपने कुछ देर पहले कहा कि आपके अकाउंट में पैसे आएंगे, आपको गाड़ी मिलेगी, तो वो जब ऑफर देते हैं लोग झांसे में आ भी जाते हैं, फिर ये ओटीपी का जो खेल है वो कैसे शुरू होता है वहां पे? देखिए, एक्चुअली इसमें ये लोग दो चीजें कराते हैं। एक तो बोलते हैं कि आपको हमने ऑफर दिया, आप हमारी कंपनी का ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। फिर वो बोलते हैं हम आपको मैसेज में ऐप के इंस्टॉलेशन की लिंक भेज रहे हैं। ये जो लिंक्स ये लोग मैसेज में शेयर करते हैं, ये लिंक्स एक्चुअली प्ले स्टोर की नहीं होती। ये हैकर्स अपने ही वेबसाइट में कुछ ऐप बना के रखे रहते हैं और उसकी आपको डाउनलोड लिंक भेजते हैं। जब भी आप ऐसे अननोन सोर्सेज से किसी भी उससे वेबसाइट से या मैलिशियस वेबसाइट से डेटा डाउनलोड करते हैं, तो उसके साथ में वो एक वायरस इंस्टॉल कर देते हैं। जब आप इंस्टॉल करते हैं तो यूजर को लगता है कि हाँ, सारा कुछ है, ये ऑफिशियल कंपनी का ही ऐप होता है, बट उसके साथ में ये लोग क्या करते हैं, कुछ मैलिशियस वायरस को उसके साथ में बाइंड करके आपके मोबाइल में इंस्टॉल करा देते हैं। और जैसे ही ये आता है तो अगेन हैकर्स के पास रिमोट एक्सेस चला जाता है, वो आपके मोबाइल का कंप्लीट कंट्रोल अपने हाथ में ले लेते हैं। आपको लगेगा कि नहीं, मैं तो बस मैंने ओपन किया। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बता देता हूँ, जैसे कि कोई भी जैसे कि एक रैंडम कोई भी गवर्नमेंट की सर्विस का आपने एक एप्लीकेशन डाउनलोड किया, जैसे आपको डेथ सर्टिफिकेट बनवाना है या आपको कोई सर्टिफिकेट बनाना है, आपको ट्रेड लाइसेंस बनवाना है, आपने उसका इंस्टॉल किया और उन्होंने बोला कि हम हमारे लिंक से डाउनलोड करते हैं, आपको 10% ऑफ मिलेगा या 20% ऑफ मिलेगा फीस में। तो जनरली लोग इस टाइप के ऑफर्स में आ जाते हैं कि ठीक है, 10-20% अगर कम हो रहा है तो इससे कर लेते हैं, काम तो वैसे भी वही होना है और यहाँ पे भी यही होना है। तो इस तरह की जब लोग एटीट्यूड में आते हैं, तब यहीं पे साइबर क्रिमिनल्स को बढ़ावा मिलता है। और इन चीजों का, ये नॉलेज की कमी का फायदा उठा के सारी चीजों को इजीली स्मूथली कर लेते हैं, क्योंकि लोगों को तो यही लगता है कि ठीक है 10% 20% ऑफ मिल रहा है। जैसे बीच में कॉलिंग शुरू हुई थी, लोगों के पास कॉल आता था कि हम इस XYZ ट्रैवल कंपनी से बोल रहे हैं, आपको सर इतने की लॉटरी लगी, आपको 1 रुपया भी नहीं देना है, आप हमारे यहाँ आइए, विजिट कीजिए। फिर वो बोलते थे आप एक एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिए, ठीक है, या बोलते थे आपको वर्चुअल मीटिंग में आइए, हम यहाँ पे आपको बताएंगे कि इतनी इतनी चीजें आपको सर्विसेज फ्री मिल रही है, आप यहाँ फ्री में रह सकते हैं, यहाँ पे फ्री में घूम सकते हैं। और फिर बोलते था हमारा ऑफिशियल ऐप डाउनलोड कीजिए, हमने आपको लिंक भेज दी, और लिंक भेजते हैं, देन वो फिर से वही का वही जो हैकर्स का प्रोसीजर होता है वो स्टार्ट हो जाता है। और कई बार हम लोगों ने ये भी देखा है कि लोगों को प्रॉपर्टी के नाम पे बोलते हैं कि पॉश लोकेशन में, फॉर एग्जांपल अगर हम रायपुर की बात करें, रायपुर में बोल देंगे घड़ी चौक के आसपास में या मेन जो होते हैं चौक से उसके आसपास के एरिया में हम आपको शॉप बहुत कम रेट में दिला दे रहे हैं, सपोज 5 लाख में, 10 लाख में। तो व्यापारियों को क्या लगता है कि यार इतने कम में अगर शॉप मिल रही है तो मेरा बिजनेस बहुत बढ़ सकता है, तो वो क्या करते हैं, इजीली इन चीजों को डाउनलोड करते हैं और हैकर्स की चपेट में आ जाते हैं। तो एक सलाह मैं सबको यही देना चाहता हूँ, सारे जितने भी यूजर्स होते हैं, इधर वो एप्पल में यूज कर रहे हो
आईफोन यूज कर रहे हो या एंड्रॉइड फोन यूज कर रहे हैं, कभी भी अननोन सोर्सेज से कोई भी एप्लीकेशन को डाउनलोड ना करें। अगर आपके पास मैसेज में कोई भी लिंक आती है तो आप उस लिंक पे क्लिक ना करें। ठीक है आयुष जी, एक आखिरी सवाल ये है, लोग जो है इस तरह से जो ठगी हो रही है, साइबर ठगी काफी ज्यादा बढ़े हैं मामले, कैसे आसानी से लोग इससे बच सके, क्या कुछ वो करे कि वो साइबर ठगी का शिकार ना हो पाए? आखिरी सवाल। जी हाँ, बेसिकली अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की अगर बात की जाए तो वहां पे आपके पास ऑप्शन होता है प्रोफाइल लॉक का। आप इंस्टाग्राम में जाएंगे या आप फेसबुक में जाते हैं या किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट पे जाते हैं, वहां पे सिक्योरिटी के लिए आपको ऑप्शन दिया होता है प्रोफाइल लॉक का। अगर आप फेसबुक यूज करते हैं तो आप वहाँ पे सेटिंग्स में जाएंगे तो प्रोफाइल की जो सेटिंग्स होती है वहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है प्रोफाइल लॉक। ये प्रोफाइल लॉक का आपको एडवांटेज ये मिलता है कि कोई भी अननोन यूजर जो है वो आपके फोटो, वीडियोज या आईडी में जो भी आपने कंटेंट पोस्ट किया है वो नहीं देख सकते हैं। तो इस तरह से आप बचा सकते हैं। प्लस साथ ही साथ में वहाँ पे एक फैक्टर टू ऑथेंटिकेशन का ऑप्शन होता है। फैक्टर टू ऑथेंटिकेशन क्या होता है? एक ऐसा सर्विस होती है जिसके थ्रू आपके पास ओटीपी आएगा, उसके बाद ही कोई आपके अकाउंट में लॉग इन कर सकता है। तो आप जितने भी सोशल मीडिया को यूज करते हैं, लाइक इवन जीमेल और बाकी के जो एप्लीकेशन हैं, वहां पे भी आप फैक्टर टू ऑन रखें ताकि कोई भी अगर लॉग इन करने की कोशिश करे तो आपके पास अलर्ट मैसेज आ जाए और आपको पता लगे कि कोई इस पर्टिकुलर लोकेशन से आपके जो आईडीज हैं उनको एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है। सिमिलरली अगर बैंकिंग की यूज की बात की जाए तो बैंकिंग की सिक्योरिटीज के लिए भी सेम है। आप अपने जो पिन्स होते हैं उनको रेगुलरली अपडेट कीजिए। अगर आप यूपीआई आईडी यूज करते हैं तो उसके जो पिन्स होते हैं ट्राई कीजिए तो 15 से 20 दिन में या एक महीने के अंदर आप उनको रोटेट करते हुए बदलते जाएं और कभी भी सेम पिन को यूज ना करें। जैसे कि लोग करते हैं कि मोबाइल नंबर यूज कर लेते हैं, मोबाइल नंबर के 4 डिजिट हो गया, 6 डिजिट हो गया, या आपके गाड़ी के नंबर यूज हो जाते हैं या डेट ऑफ बर्थ डाल देते हैं। तो इस तरह की जो कॉमन चीजें होती हैं इन चीजों से बचें। मोबाइल की अगर बात की जाए तो मोबाइल में बहुत सारे एप्लीकेशन होते हैं, जैसे कि जो हम लोगों ने एक सर्वे किया उसके मुताबिक हमको पता है कि 95% लोग कोई भी ऐसे मोबाइल में एंड्रॉइड हो या आईफोन यूजर है एंटीवायरस का यूज नहीं करते मोबाइल में। तो आप ट्राई करें कि किसी भी एक अच्छी कंपनी का एंटीवायरस ले लें ताकि किसी भी तरह की अगर मैलिशियस ऐप कोई आपको शेयर करता है या डाउनलोड कराने की कोशिश करता है तो वो उस चीज से आपको बचा सकते हैं। साथ ही साथ में अगर आपको लगता है कि मुझे बैंकिंग सर्विसेज को अलग यूज करना है, जैसा हम लोग हमेशा सजेस्ट करते हैं कि जो नंबर आप लोगों के साथ शेयर करते हैं ट्राई करें कि वो नंबर आप बैंक में ना दें। आप एक स्पेशल अलग से नंबर लेके रख लीजिए जिसके जो आप केवल अपने फैमिली के साथ में रखें, जो पब्लिक को ना दें और वो बैंक में रजिस्टर हो, क्योंकि अगर आपका वो नंबर मिलेगा ही नहीं लोगों के पास तो किसी हैकर को इसके बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं हो कि आप किस तरह से बैंकिंग सर्विसेज कर रहे हैं, आपका अकाउंट कहाँ है। तो इस तरह से आप कुछ तरीके हैं छोटे छोटे जिनसे आप अपने आप को बचा सकते हैं। ठीक है, हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आयुष गुहा जी। तो ये थे हमारे साथ आयुष गुहा जिन्होंने बताया कि किस तरह से साइबर ठगी की वारदात होती है और उससे लोग जो है कैसे बच सकते हैं, क्या कुछ तरीके आप अपना सकते हैं बचने के लिए, कितने आसान तरीके से आप साइबर ठगी से बच सकते हैं। तो आयुष गुहा ने जो अपना अनुभव है वो शेयर किया और हम भी अपील करते हैं कि आप आसानी से किसी को भी ओटीपी ना दे और इस तरह की ठगी से बचे। खबरों के लिए बने रहिए साधना न्यूज के साथ। बैक टू स्टूडियो। फॉलो